चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां एक वायसराय के सिर्फ एक फैसले ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं बंगाल के विभाजन की। कहने को तो ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर थी, पर असल में ये दिलों को बांटने की एक बहुत गहरी साजिश थी। राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी पॉलिटिकल बेगिंग, ये शब्द सिर्फ एक ताना नहीं थे। ये वो चिंगारी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई के दो अलग अलग रास्तों में टकराव पैदा कर दिया। पर सवाल यह है कि ये किसके तरीकों पर सवाल उठाया जा रहा था और क्यों? आइए इसी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिल्कुल शुरुआती दौर से। इस दौर को हम उदारवादी चरण या मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं। ये राष्ट्रवाद का आप कह सकते हैं एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही संयमित और शायद ब्रिटिश न्याय पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने वाला दौर था। इस दौर के बड़े चेहरे थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे लोग। ये सब पढ़े लिखे, सुलझे हुए बुद्धिजीवी थे जिन्हें ब्रिटिश सिस्टम पर, उनकी न्याय की भावना पर पूरा यकीन था। उन्हें लगता था कि अगर हम अपनी बात सलीके से, कायदे से रखेंगे तो अंग्रेज सरकार हमारी बात जरूर मानेगी। और उनका तरीका क्या था? उसे कहते हैं 3P मेथड, यानी प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। वो महारानी को चिट्ठियां लिखते थे, याचिकाएं दायर करते थे और बस इंतजार करते थे कि शायद हुकूमत सुन लेगी। और जानते हैं, इसी इंतजार को कुछ गरम मिजाज के आलोचकों ने तीखे शब्दों में कहा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे विलेन की जिसने आकर सब कुछ बदल दिया। लॉर्ड कर्जन, एक ऐसा वाइसरॉय जिससे कांग्रेस से सख्त नफरत थी और जो किसी भी कीमत पर भारतीय राष्ट्रवाद की कमर तोड़ देना चाहता था। और कर्जन का दोगलापन तो देखिए, दुनिया को वजह बताई गई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की। मतलब बंगाल इतना बड़ा प्रांत है कि उसे एक साथ चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पर्दे के पीछे का असली मकसद कुछ और ही था। वो था फूट डालो और राज करो। कर्जन ये बात अच्छी तरह जानता था कि बंगाल उस वक्त भारतीय राष्ट्रवाद का नर्व सेंटर था, उसका दिल था। तो उसने प्लान बनाया कि इस दिल को ही धर्म के नाम पर दो टुकड़ों में बांट दो। उसने एक हिंदू मेजॉरिटी वाला पश्चिम बंगाल बनाया और एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला पूर्वी बंगाल, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच हमेशा के लिए एक खाई खोद दी जाए। और देखिए ये सब कितनी तेजी से किया गया। 19 जुलाई को ऐलान हुआ और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, सिर्फ 3 महीने के अंदर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को ऑफिशियली 2 हिस्सों में बांट दिया गया। वो दिन 16 अक्टूबर इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज हो गया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये बंगाल की आत्मा पर, बंगाल के लोगों पर एक सीधा हमला था। उस दिन बंगाल के किसी घर में चूल्हा नहीं जला। लोगों ने उपवास रखा, जिसे अरंधन कहा गया। सोचिए, हजारों लाखों लोग नंगे पैर गंगा की तरफ चल पड़े। इस तरह मातम मना रहे थे जैसे उनके घर में ही कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो। और इसी दुख और गुस्से की आग से एक आवाज निकली जो देखते ही देखते पूरे आंदोलन का, पूरी क्रांति का नारा बन गई, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का ये गीत रातों रात आज़ादी की लड़ाई का एंथम बन गया। लॉर्ड कर्जन को लगा होगा कि उसने तो बाजी मार ली, उसने राष्ट्रवाद की कमर तोड़ दी, लेकिन उसका फूट डालो और राज करो का ये दाव बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। रविंद्रनाथ टैगोर की एक अपील पर बंगाल की सड़कों पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध रहे थे, ये दिखाने के लिए कि तुम लकीरें खींच सकते हो पर हमारे दिलों को नहीं बांट सकते। सोचिए, फूट डालो और राज करो की नीति पर इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता था। और इसी एकता और विरोध की आग से एक नए आंदोलन ने जन्म लिया जिसका नाम था स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब बहुत सीधा था, अपने देश का, यानी अपने देश में बनी चीजें अपनाओ और विदेशी माल का पूरी तरह से बायकॉट करो। और यही स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी। ये भारत का पहला सच्चा मास मूवमेंट बना। पहली बार ऐसा हुआ था कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ पढ़े लिखे नेताओं तक सीमित नहीं थी। आम आदमी, स्टूडेंट्स, औरतें, किसान, हर कोई सड़कों पर था, हर कोई इस लड़ाई का हिस्सा था। इस आंदोलन के तरीके बहुत सिंपल और असरदार थे। विदेशी सामान का बहिष्कार, चौराहों पर मैनचेस्टर से आए विदेशी कपड़ों की होली जलाना और इसके साथ साथ अपने देश के कारखानों को, अपने राष्ट्रीय स्कूलों को बढ़ावा देना। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक और कल्चरल क्रांति की शुरुआत थी। इस आंदोलन ने एक जबरदस्त कल्चरल चेतना को भी जगाया।
इसी दौर में रविंद्रनाथ टैगोर ने वो अमर गीत लिखा, आमार सोनार बांग्ला, जो बहुत सालों बाद 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ये अपने आप में इस आंदोलन के गहरे असर का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये थी बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की कहानी। लॉर्ड कर्जन ने एक लकीर खींचकर हमें बांटना चाहा था, लेकिन लोगों ने राखी बांधकर उस रिश्ते को और भी मजबूत कर लिया। ये इतिहास का एक बहुत शक्तिशाली सबक है कि कई बार दमन ही प्रतिरोध की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या कभी-कभी तोड़ने की कोई कोशिश ही जोड़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है।